नमस्कार, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज अपने इस चैनल में मैं आप सब लोगों को KVS की जो आने वाली वैकेंसी है TGT, PGT, DSSB, एस्टेट PGT, TGT और इसके बाद UP TGT, PGT है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है और जो भी स्टडी मटेरियल जो हेल्पफुल होगा उसकी वीडियो मैं सारी इसके अंदर 1 बाय 1 डिलीवर्ड करूँगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने मैट्रिक्स टॉपिक से। मैट्रिक्स में क्या रहेगा? ए सेट ऑफ m n नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे कंसिस्टिंग ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड एन m क्रॉस n मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। सिंपली आप कह सकते हो कि m n नंबर को रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। अब आप सोचोगे ये रो और कॉलम क्या? देखो, आपने कभी देखा है हम किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कितने सारी वहाँ पर दवाइयों का कलेक्शन होता है, लेकिन जैसे ही हम जिस मेडिसिन का नाम बोलते हैं वो जाके आपको उसी प्रॉपर प्लेस पे जाके उसी रो में से उठा के लेके आ जाता है। तो या हम कहीं पर भी किसी मॉल में जाते हैं, मतलब हम इसका हमारा डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो कोई भी m n नंबर है उनको रो और फॉर्म की, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? A=AIJ m क्रॉस n। यहाँ पर m रो को डिनोट करता है, n कॉलम को। एक और बात, मैं इस पे ज़्यादा बेसिक चीज़ें आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि हम जब इस PGT हायर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम बेसिक पहले से ऑलरेडी जानते हैं। तो मैं ज़्यादा बेसिक आपको लेके नहीं चलूँगी। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक बता के उसके अपने जो हमारा सिलेबस है मैं उसके ऊपर आ जाऊँगी। नेक्स्ट होता है मैट्रिक्स ओवर एनी फील्ड। ये फील्ड अब आपको पता ही होगा, हमारा N Z Q R C। N Z में कंटेन होता है, Z Q में, Q R में और R C में। N और Z ये फील्ड नहीं होते। हमने BSc में ग्रुप और रिंग में बुक में पढ़ा है कि N और Z फील्ड नहीं होते, और मैं अपने आगे आने वाले बुकों में ये बताऊंगी कि फील्ड की कौन सी 9 प्रॉपर्टीज होती है जो सेटिस्फाई करेगा जो नंबर सिस्टम, वही क्या कहलाएगा? फील्ड। तो यहाँ पर Q R और C, इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स हमेशा Q पे, R पे और C पे ही डिफाइन होगी। कैसे? इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे मैट्रिक्स की नोटेशन होती है A11, A12, A13, A21, A22, A23, ऐसे ही A31, A32, A33। तो जहाँ पर ये स्केलर्स होते हैं, ये जो भी नंबर सिस्टम्स होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? हमारे फील्ड से आते हैं। वो फील्ड Q भी हो सकती है, R भी हो सकती है और C भी हो सकती है। अगर A=AIJ m क्रॉस n है, इज मैट्रिक्स ओवर एनी फील्ड F है, इफ़ AIJ किससे बिलोंग करेगा? F से। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर N Z ये फील्ड नहीं होती, तो मैट्रिक्स हमेशा या तो Q पे डिफाइन होगी या R पर डिफाइन होगी या C पर डिफाइन होगी। अब नेक्स्ट है, हम एक एग्जांपल लेके इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि F=C है, तो A को क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। इफ F=R है तो A इज नोन एज रियल मैट्रिक्स। ये रियल मैट्रिक्स का एग्जांपल है और ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का एग्जांपल है। A इज नोन एज रियल मैट्रिक्स एंड B इज नोन एज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या कहते हैं? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इफ A=AIJ m क्रॉस n है, B=m क्रॉस देन आर सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ AIJ=BIJ। इसका मीन्स क्या है कि सबसे पहले दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके साथ साथ वहाँ पर क्या कंडीशन है कि A11, जैसे एक मैट्रिक्स है A12 है, A21 है, A22 है, इधर हमारी है B11, B12, B21, B22। तो A11 B1 के, इसी तरीके से A12 B12, सिमिलरली ये भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे। नेक्स्ट में हमारा ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ A एंड B आर मैट्रिक्स आर इक्वल, देन हम क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। ये A11 होता है, और एक ध्यान रखना है, जैसे A11 है इसका मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट एलिमेंट रो को इंडिकेट करता है, सेकंड हमारा किसको इंडिकेट करता है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 3=A आ जाएगा, 4=4 है, तो A की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि A=3 है। नेक्स्ट आता है सम ऑफ टू मैट्रिक्स। वो क्या कहता है कि दो मैट्रिक्स का सम
या चाहे हम दो मैट्रिक्स का डिफरेंस करेंगे तो वहाँ पर एक इजी पैटर्न क्या रहता है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसी के बाद हम सम या डिफरेंस कर सकते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करेंगे, A11 को इधर A11 से ऐड करेंगे, A12 को 12 के साथ ऐड करेंगे, हमारा यही पैटर्न चलता रहेगा। नेक्स्ट आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब जैसे ए कोई भी मैट्रिक्स है 2A, इसका मतलब आप स्केलर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4, 2, 6, 10। हम मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, टू मैट्रिक्स है A एंड B आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ नंबर ऑफ कॉलम इन A इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन B। इसका मतलब क्या है कि AB एग्जिस्ट तभी करेगा, कब करेगा, जैसे कि A मैट्रिक्स है, A है 2/3 की, B है 3/5 की। हम इनको पास लिख के देखते हैं, AB 2, 3, 3, 5, ये कोरस्पॉन्डिंग देखो 3 क्रॉस 5, तो ये 3, 3, ये देखो इसका ये वाला इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल होनी चाहिए। या हम ये भी कर सकते हैं AB, आप पास राइट कर लो इनको, ये 2 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 5 है, तो ये दोनों अगर सेम है तो हमारा AB मतलब इनकी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगी। अगर ये दोनों डिफरेंट है, जैसे ये 2/3 है और ये है 2/5, अब हमारी यहाँ पर देखो क्या 3 और 2 इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर AB एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब कई बार ये भी रहता है कि मैंने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास एक मैट्रिक्स AB आ गई, मैंने ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास एक मैट्रिक्स AB आ गई, उसका क्या ऑर्डर होगा, तो ध्यान रखना उसका ऑर्डर क्या होगा 2/5, मतलब कि 2/5 की होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी नई मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2/5। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 5 की, बी है 5 क्रॉस 2 की, दिख रहा है हमें, यहाँ पर कॉलम यहाँ का रो सेम है, तो अब जो हमारी मैट्रिक्स ए बी है उसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा और ए बी का ऑर्डर क्या होगा 2/2 होगा, ए बी का ऑर्डर हमारा 2/2 होगा। बी है 5 क्रॉस 2 है, ए है 2 क्रॉस 5, यहाँ पर भी प्रोडक्ट बी ए एग्जिस्ट करेगा और बी ए का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 5 क्रॉस 5 होगा। नेक्स्ट है ए दे गिवन है, बी गिवन है, तो वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए बी एग्जिस्ट करेगा या बी ए एग्जिस्ट करेगा, गिवन डाटा इज सफिशिएंट या नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर देखो ए का ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको 3/2 मीन्स 3 रोज है 2 कॉलम है, और बी का ऑर्डर क्या दिख रहा है 1/3, तो क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो यहाँ पर क्या गिवन है, ए का ऑर्डर है 3/2, बी का ऑर्डर कितना है 1/3, तो यहाँ पर क्या 2 और 1 इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम बी ए निकाल के देखते हैं, उसने सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है, यहाँ पर क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा, तो बी ए देखो बी ए, बी का ऑर्डर क्या है 1/3, ए का ऑर्डर क्या है यहाँ पर 3/2, दोनों का ऑर्डर क्या है 3 सेम है, तो क्या होगा बी ए का ऑर्डर 1 क्रॉस 2, इसका मतलब बी ए एग्जिस्ट भी करेगा और उसका ऑर्डर क्या होगा 1/1 क्रॉस 2, मतलब 1 रो एंड 2 कॉलम। तो क्या आएगा इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बी ए एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए, रियल मैट्रिसेस ए 3/1 की है, बी 3/3 की है, सी 3/5 की है, डी है 5 क्रॉस 3 है, ई है 5 क्रॉस 5, एफ है 5 क्रॉस 1 आर गिवन मैट्रिसेस बी एंड ई आर सिमेट्रिक है। उसमें कंडीशन भी गिवन है कि बी और ई सिमेट्रिक है। आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होती है यदि ए उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। कब होती है मैट्रिक्स सिमेट्रिक, यदि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाए। ए मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं ए आई जे, यदि ए आई जे किसके इक्वल हो जाए, हमारा ए जे आई के इक्वल हो जाए, तो हम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर वो क्या स्टेटमेंट गिवन है कि बी और ई क्या है, सिमेट्रिक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रिस्पेक्ट टू देयर मैट्रिक्स। फर्स्ट वन है, क्या वो कह रहा है मैट्रिक्स प्रोडक्ट एफ का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स एफ स्केलर आएगा। फर्स्ट कह रहा है क्या वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। सेकंड क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स प्रोडक्ट
डी का ट्रांसपोज एफ डी इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो ये अब हम इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि डी की डिटरमिन मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट क्या है 3x1, बी क्या है यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, वहाँ पे आप पजल हो जाएंगे। 3x1 बी है, 3x3 सी है, 3x5 डी है, 5x3 ई है, 5x5 एफ है, 5x1। अब क्या पूछ रहा है वो हमसे स्टेटमेंट में कि एफ का ट्रांसपोज देखो एफ ये है 5/1, तो एफ का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा? एफ का ट्रांसपोज 1/5, 1x5। सी का ट्रांसपोज, सी क्या है 3/5, तो मैं सी का ट्रांसपोज जब लेती हूँ तो क्या आता है यहाँ पर? सी का ट्रांसपोज मेरे पास आएगा, देखो 5/3 आएगा सी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट आएगा मैट्रिक्स बी 3/3। नेक्स्ट आएगी कौन सी मैट्रिक्स गिवन है? सी। देन मैट्रिक्स सी के ऑर्डर कितना है यहाँ पर? 3/5। नेक्स्ट क्या आएगा? मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर है 5x1। यहाँ पर क्वेश्चन में मुझसे पूछा हुआ है, दिखाना देखो मैं क्या पूछा हुआ था? मैट्रिक्स प्रोडक्ट एफ का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स एफ आर स्केलर। मैंने सबको एक रो में राइट कर लिया, सबका ऑर्डर राइट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास क्या ऑर्डर आएगा? 1x3। अब मैं 1x3 को किसके साथ करना है? नेक्स्ट में बी का ऑर्डर क्या था? 3/3, तो 3 से 3। अब यहाँ पर क्या ऑर्डर आया? 1/3। अब 1/3 को सी के ऑर्डर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा? 1x5। और जब मैं एफ का ऑर्डर लास्ट में मेरे पास क्या है? एफ का ऑर्डर क्या है? 5x1, तो मेरे पास क्या आएगा? 1x1। और हमें पता है 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमेशा क्या रहती है? स्केलर रहती है। जैसे सिंगलटन 5 आ गया, सिंगलटन 2 आ गया, तो हमेशा ये स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। अब आप सोचोगे स्केलर मैट्रिक्स ये भी 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ये भी आ सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए बी सी डी ई गिवन नहीं है। अगर मैट्रिक्स डिफाइन नहीं है तो हमेशा जब भी आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन में पूछ ले कि स्केलर आएगा, इसका मतलब स्केलर का मतलब सिंपल एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट आपको स्केलर की नोटेशन होगी यहाँ पर। अगर आपके पास मैट्रिक्स डिफाइन होती तो स्केलर में ये भी आ सकती थी, कोई और मैट्रिक्स भी आ जाती, लेकिन जब आपको मैट्रिक्स डिफाइन नहीं कर रखी तो सिंगल एलिमेंट ही आप स्केलर लोगे हमेशा, तो इसका मतलब ये स्केलर है। सेकंड में क्या कह रहा है? मैट्रिक्स प्रोडक्ट डी का ट्रांसपोज एफ डी इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो ये आप करके निकाल के देख सकते हो। अब मैंने बता दिया आपको कि डी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, 3x5 होगा। एफ का आपको गिवन है ऑर्डर, डी का भी आपको ऑर्डर गिवन है, तो यहाँ पर आप इनका प्रोडक्ट इजीली निकाल के देख सकते हो। नेक्स्ट आएगा कंसिडर द मैट्रिक्स x इक्वल टू 4/3, y इक्वल टू 4/3 एंड p इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ। क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में? देखो आपसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पहले क्वेश्चन नोट क्या करो, उसके बाद आप स्टेटमेंट मैं क्या बता रही हूँ वो देखा करो। पहले देखो आपसे क्या स्टेटमेंट के अंदर रीड करो, कंसिडर द मैट्रिक्स x है 4/3, y है 4/3 एंड p है 2/3। क्या पूछा क्वेश्चन में? द ऑर्डर ऑफ पी एक्स ट्रांसपोज वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई और इसका इन्वर्स पी का ट्रांसपोज फिर से इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा? 3/4। y का क्या आएगा? 4/3। जब हम इनकी देखो 3/4 है x के ट्रांसपोज का, y का है 4/3। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। किसकी मैट्रिक्स आएगी? 3/3 का। और जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है हमेशा उसका इन्वर्स भी सेम ऑर्डर का होता है। इसका मतलब इन दोनों का इन्वर्स भी 3/3 ऑर्डर का होगा। अब हमारे पास देखो P कितने की थी? 2/3 की थी। ये मैट्रिक्स कितने की आई है? 3/3 की आई है।
3 से 3 हमारा क्या, अब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी वो कितने बाय कितने ऑर्डर की आएगी, 2/3 की। पी का ट्रांसपोज क्या होगा, 3/2। तो हमारा 3 से 3 क्या हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 2/2 की। और स्केयर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी वही कितने ऑर्डर का होगा, 2/2 का होगा। तो इस क्वेश्चन को, ये IIT जैम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से करने हैं। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर नोट हो वो किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे स्टेट, TGT, PGT, KVS PGT, लास्ट ईयर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है मैंने वहाँ से ही उठाए हुए हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से नोट अपनी नोटबुक में ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट है, ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, ए बी इज नल मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट वन है, ए इज नल मैट्रिक्स, बी इज नल मैट्रिक्स, बी ए इज आल्सो नल मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट रीड करनी है। ए और बी टू मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, ए बी इज नल मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट वन है ए नल मैट्रिक्स। आप ये देखो, आप अज्यूम कर लेते यहाँ पर कि ये भी दिखा दो, ठीक है। आप यहीं पर एक सेकंड, पेंसिल नहीं है मेरे पास, चलो कोई नहीं। यहाँ पर आप अज्यूम कर लो, क्या करोगे कि ए और बी सी टू मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, और ए बी क्या है, नल मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हुआ, ये ए, आप सोचोगे कि मैं ए को भी नल ले लेती हूँ, ले लो, ए को भी आप नल ले लो। अगर आप ए को नल लेते हो, ये ए मैट्रिक्स को आपने क्या उठा लिया, नल मैट्रिक्स। स्टेटमेंट, अब आप क्या कह रहे हो, ए को नल उठाते हो तो बी चाहे आप कुछ भी ले लो, बी भी क्या होगी, बी चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इनकी प्रोडक्ट नल आएगी, इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, नल मैट्रिक्स से आएगी। लेकिन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप ए को नल उठाते हो, बी को भी तो नल उठा सकते हो। तो आपको क्या आना है कि बी ए इज आल्सो नल मैट्रिक्स। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो कोई एक आंसर करेक्ट होता है, तो आपको हमेशा इसके अंदर ऑप्शंस किस तरीके से उठाने हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शंस इस तरीके से, जैसे ए उठा लिया मैंने, क्या उठा लिया, 0 0 2, बी 0 0 0, सी उठाया मैंने, क्या उठा लिया, 0 0 0 थर्ड कॉलम, बी उठाया मैंने, क्या उठाया है यहाँ पर, बी उठा लिया मैंने 2 0 0 0 0 0 0 0 0। देखो यहाँ पे ना तो ए नल मैट्रिक्स है और ना ही बी नल मैट्रिक्स है, लेकिन जब मैं इन दोनों के मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ए इंटू बी हमारा क्या आ रहा है, बी इंटू ए हमारा क्या आ रहा है। देखो बी इंटू ए करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0। लेकिन जब मैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करती हूँ तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो ये नल में और 0 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा भी, क्योंकि बी ए बी क्या होगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, बी ए कर रही हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ए और बी नल मैट्रिक्स ना हो, तब भी हमारा क्या आ सकता है कि बी ए बी हमारा नल मैट्रिक्स आ सकता है। हम ये एग्जांपल लेके, इसकी जरूरी नहीं है कि आप यही एग्जांपल हो, आप कोई और एग्जांपल भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आएगा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन है, तो ए स्केयर क्या आएगा, ए इंटू ए के का मतलब इस ए को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आप के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या रहती है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना थोड़ा,
कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इसमें, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हम सिर्फ एक ऑप्शन को टिक करेंगे। आप ये मत कर देना कि ए बिना देखे ही ए पे टिक लगा दिया, क्योंकि आप सोचोगे ए बी नल है तो ए को नल कर दो, आपका ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो बी भी है, आपको चूज ऐसे करना है कि ए के ऑप्शन राइट हो, तो आप इस तरीके से चूज कर लो कि ए और बी। आप एक काम करो, यहाँ पे चूज कर लो 0 0 2। अब देखो ये, अब यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, तो ए और बी दोनों क्या है, नल मैट्रिक्स नहीं है। 1 चूज कर लो, लेकिन इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, वो नल मैट्रिक्स आ जाएगी। बी इज ऑल्सो नल मैट्रिक्स। ठीक है, सेम ऑर्डर किया है। अब नेक्स्ट देखो, इफ सम ऑफ एलिमेंट इन ईच रो और ईच कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए, देन सम ऑफ एलिमेंट इन ईच रो और ईच कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एन इज ए की पावर एन। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब है आपने कोई भी ए उठाया, एक मैट्रिक्स ये गिवन है हमारे पास। देखो इसमें फर्स्ट रो देखो, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 2 + 1 + 2 कितना आया ये, 2 + 1 + 2। आप इसकी जगह उठा लो 1, 2 1 3, 3 और 1 4। अब देखो ईच रो सम इन ए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका ए स्क्वायर निकालती हूँ तो क्या आएगा, ए की पावर 4 की पावर 2 आएगा। मतलब ईच रो अगर मैं इसका स्क्वायर निकालती हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट को रो का सम जो टोटल आएगा वो 16 आएगा, सेकंड जो रो रहेगी उसका भी टोटल सम एलिमेंट्स का 16 आएगा, और थर्ड रो है उसके भी एलिमेंट का टोटल सम कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, ये हम करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इफ़ ईच रो और कॉलम सम इन ए इज ए एंड ईच रो और कॉलम सम इन बी इज बी, देन ईच रो और कॉलम सम इन ए बी इज ए बी। क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल उठा लिया 1 5 2 4। यहाँ पर फर्स्ट रो का सम देखो, 5 + 1 6, 4 + 2 6 है, 6 है। यहाँ पर देखो बी में 4 + 3 7 है, 5 + 2 7 है। तो ए बी वो कह रहा है ईच रो और कॉलम सम, जब मैं ए बी की मल्टीप्लाई करती हूँ 1 5 2 4, यहाँ पर क्या आएगा 3 2 4 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 + 10, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 + 25, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 + 8, सेकंड रो सेकंड कॉलम 8 जमा, यही आएगा। देखो 10 + 3 25 + 9 8 + 6। अब सम करो इनका, 9 + 3 12, 2 + 1 3 1 4 42। इसका भी सम कितना आया है 42। इसका मतलब देखो फर्स्ट रो का सम 42 आ रहा है, सेकंड का भी 42। और ये भी क्या कह रहा था स्टेटमेंट नोट्स में कि रो और कॉलम सम इन ए है, लेकिन ये फॉर्मूला ईच रो और कॉलम सम इन बीज बी है, तो ईच रो और कॉलम सम इन ए बीज कितना हो जाएगा, ए इंटू बी। अगर ये 6 था, यहाँ पर कितना आया था 7, तो 7 6 आर 42, और हमने सोल्व करके देखा तब भी हमारा आंसर कितना आया है 42। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम बिल्कुल श्योर ट्रिक से इनको सोल्व कर सकते हैं। अब तुम्हारे पास जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, ए है, क्या ऑर्डर क्या है, 2 + 5 + 2 7 + 3 10, 6 + 2 + 8 10, ये 5 + 4 + 1 10, 4 4 2 8, 4 - 4 2, ये कितना आया 2, 1 और 1 2 2। यहाँ पर देखो सब रो का सम सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। इसमें देखो दिस वन 10, दिस वन ऑल्सो 10, दिस वन ऑल्सो 10। तो इनका वो कह रहा है ए बी की जो प्रोडक्ट आएगी उसमें फर्स्ट रो का सम कितना होगा 10 × 2 20,
10 इंटू 2 20, 10 इंटू 2 20। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए बी, देखो फर्स्ट रो का सम ये 20, वो ये नहीं पूछ रहा ईच रो सम बताइए, वो कह रहा है ऑल एलिमेंट। ऑल एलिमेंट का मतलब इन सब एलिमेंट्स का सम। तो ये कितना आएगा, देखो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट का 20 20 20, तो ये कितना आ जाएगा 60। ये क्वेश्चन हमारा केवीएस में आया हुआ है, इसलिए हमें ध्यान से पीजीटी लेवल पे आया हुआ है, इसलिए हमें ध्यान से इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा इफ एज square matrix of order 5 whose row sum to 5 then sum of all element of A6 is equal to, वो कह रहा है ए कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 5 है whose row sum to 1 है, ए कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है मेरे पास, उसके रो सम कितना है 1, और वो मैट्रिक्स कितने बाय कितने ऑर्डर की है 5/5। इसका मतलब उसमें कितनी रोज है 5 रोज है, 5 ही कॉलम्स है। फर्स्ट रो का सम 1 है, सेकंड रो का सम भी 1 है, थर्ड रो का सम भी 1, फोर्थ रो का सम भी 1, सबका सम 1 है, और रो कितनी है तुम्हारी 5 है। तो टोटल कितने ए का ऑर्डर की ए की पावर 6 पूछी है, तो कितना आएगा ये 1 कितना आएगा इसका सम, देखो ए कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 5 है वूज रो सम टू 1 है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए की पावर 6 इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आएगा 5, कितना आएगा 5, क्योंकि हम इन सब को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ए की पावर 6 मतलब हम सब इनको ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन ये क्वेश्चंस आप ध्यान से नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर में से मैंने उठाए हुए हैं। कल मैं कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट के जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं सोल्व करवाऊंगी। थैंक यू।